मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिस्टर एक्स आज आपको एक बहुत ही खतरनाक घटना लेकर आया हूं, लेकिन साथ ही उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल इससे पहले जो स्टोरी आई थी उसमें हमारे साथ एक अलग गेस्ट जुड़े थे जिन्होंने बहुत ही कमाल की स्टोरी सुनाई थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको ऐसे ही हर रोज नए गेस्ट मिलते रहेंगे। हालांकि देखिए, आप बुरा मत मानिए कि आपको मेरी आवाज में स्टोरी नहीं सुनने को मिल रही है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि मैं आपको अकेला कितनी ही स्टोरी सुना सकता हूँ। आखिर मैं भी तो थक जाता हूँ ना। लेकिन जो हमारे टीम के साथी हैं, जो हमारे गेस्ट रहेंगे, वो क्या है कि चारों तरफ देश भर में घूमते रहते हैं और उनसे आपको हर बार नई प्रकार की स्टोरी जानने को मिलेगी, नई घटनाएं जानने को मिलेंगे। मैं तो फिर भी अकेला हूं और यहीं पर जो मेरे पास स्टोरी आती है वही बता पाता हूं, लेकिन जो लोग खुद ही चारों तरफ घूम घूम के स्टोरी लेकर आते हैं, सोचिए उनमें कितनी ज्यादा भयानक सच्चाई छुपी होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब तक तो आप केवल नॉर्मल स्टोरी सुनते आ रहे थे, लेकिन अब आप देश भर के अलग अलग जगह की एकदम रियल इंसिडेंट की घटनाएं सुनेंगे। और ये हमारी जो कोशिश है उसमें हमारी काफ़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको एकदम रियल वाला कंटेंट उपलब्ध करवाए। तो अब से तैयार रहिए नए लोगों से स्टोरी जानने के लिए। अच्छा, आज की जो स्टोरी है वो तो मैं खुद ही आपको सुनाने जा रहा हूं। ये पूरी तरह से रियल घटना से जुड़ी हुई है। इस घटना को हमसे संजय सिंह ने शेयर किया है, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ के एक रेजिडेंशियल इलाके में एक हॉन्टेड फ्लैट है जो 3 साल से आज भी बंद पड़ा है। वहां के आसपास रहने वाले जानकारों का कहना है कि उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी जो कॉल सेंटर में काम करती थी। वो हर रात अपने फ्लैट से निकलकर नाइट शिफ्ट के लिए जाया करती थी, लेकिन अचानक उस लड़की ने कई दिन से फ्लैट से बाहर निकलना बंद कर दिया था और देखते ही देखते उस लड़की की अचानक मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उस लड़की की आत्मा आज भी उस फ्लैट में भटकती है। 1 साल पहले संजय सिंह भी उसी इलाके में रहते थे। हालांकि अब वो दूसरे एरिया में बस चुके हैं, पर उनका कहना है कि जब भी वो उस फ्लैट के सामने से गुजरते थे तो उन्हें हर बार ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उस फ्लैट की खिड़की से उन्हें कोई देख रहा हो। कई बार तो उस फ्लैट के आसपास रहने वाले लोगों को आधी रात में उसी फ्लैट से एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई देती थी। आज भी आधी रात के समय उसी लड़की की चीखें कुछ आसपास के लोगों को सुनाई देती हैं। संजय ने जब इस बारे में वहां के लोगों से पूछा तो वहां के कई जानकारों से संजय को उस लड़की के बारे में हैरान कर देने वाली बातें पता चली, जो संजय को डरा कर रख दिया। वहां के जानकारों के मुताबिक जिस फ्लैट में उस लड़की की आत्मा आज भी भटक रही है, वो आत्मा पहले बदले की आग में जल रही थी। वो आत्मा अपने इंसाफ के लिए लड़ रही थी। उन इलाके के कुछ जानकारों से संजय को उस हॉन्टेड फ्लैट की असल कहानी के बारे में पता लग गया था, और यह कहानी उस हॉन्टेड फ्लैट के बारे में नहीं बल्कि उस फ्लैट में भटक रही लड़की की आत्मा के बारे में है। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार आए हैं वो उस लाल बटन को दबाकर हमारी लॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक शाम शनाया नाइट शिफ्ट के लिए अपने फ्लैट से निकल रही थी। शाम का वक्त था और अंधेरा भी होने लगा था। सड़क पर पैदल चलते हुए अचानक शनाया के कदम डर से एक जगह थम गए। उसने डरते हुए धीरे से पीछे पलटकर देखा तो वहां एक शख्स दूर खड़ा नजर आ रहा था, जो ठीक शनाया को ही अपनी जुनून भरी आंखों से घूर रहा था। उसका चेहरा भले ही एक नकाब से ढका हुआ था, मगर उसकी वो घूरती हुई आंखें शनाया के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसके दिल में सिहर दौड़ गई थी। शनाया के डरते कदम अब अचानक तेजी से चलने लगे थे। वो बार बार पीछे मुड़ते हुए उसी अनजान शख्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख पा रही थी। यह देखकर शनाया की दिल की धड़कनें डर से तेज होने लगी। डरते कदमों से शनाया आगे की तरफ दौड़ चली। घबराहट के मारे दौड़ते वक्त शनाया को इतना भी होश नहीं था कि वो अगले रास्ते पर आ रही एक टैक्सी से टकराने जा रही थी, मगर ऐन वक्त पर उस टैक्सी वाले ने अपनी समझदारी दिखाई और तुरंत ही अपनी टैक्सी शनाया के सामने रोक दी।
टैक्सी का यूं अचानक सामने आ जाना शनाया को थोड़ा चौंका गया था, मगर साथ ही टैक्सी वाले को सामने पाकर वो राहत भी महसूस कर रही थी। शनाया का चेहरा डर से पसीने पसीने हो चला था। डर से दौड़ने के कारण शनाया की सांसें भी फूलती जा रही थीं। इस वक्त उसकी हालत खराब दिख रही थी, मानो जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भागी हो। शनाया की यह हालत देखकर उस टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, अरे मैडम, ध्यान से, वरना अभी अभी आप मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती। वैसे आप इस तरह क्यों भाग रही थीं और किससे भाग रही थीं? लेकिन ड्राइवर के सवाल पर ध्यान ना देते हुए शनाया बस अपनी घबराई हुई नजरों से पीछे मुड़कर बार बार देखे जा रही थी, मगर अब उसे पीछे कोई शख्स खड़ा नजर नहीं आ रहा था। तभी उस ड्राइवर ने दोबारा से पूछा, अरे ओ मैडम, पीछे बार बार क्या देख रही हैं आप? कौन है वहां? क्या आपको कोई परेशान कर रहा है? ड्राइवर के दूसरी बार पूछने पर शनाया अपने डर से बाहर आई और खुद को थोड़ा शांत किया। अगले पल जवाब में शनाया ने कहा, नहीं, सब ठीक है, आप बस मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दीजिए। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ठीक है, आप बैठिए, हम आपको छोड़ देते हैं। इसके अगले पल शनाया तुरंत टैक्सी में जाकर बैठ गई और ऑफिस के लिए निकल गई। शनाया अंदर बैठकर चैन की सांस ले रही थी। दरअसल चंडीगढ़ के शहर में शनाया कॉल सेंटर में काम करती थी। उसके काम करने के तरीके से प्रसन्न होकर टीम लीडर ने उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कह दिया था और उसके लिए शनाया को अच्छे पैसे मिल रहे थे। कई दिन तक सब सही रहा, लेकिन कुछ हफ्तों से शनाया को कोई परेशान करने लगा था। एक स्टॉकर कई दिनों से शनाया के पीछे पड़ चुका था। वो 24 घंटे पागलों की तरह शनाया के हर एक कदम पर नजर रखने लगा था। धीरे धीरे शनाया अब एक डर के साए में जीने लगी थी। यहां तक कि उसे अपने फ्लैट में भी अकेले रहने से डर सा लगने लगा था। उसने कई बार अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, पर उसके दोस्तों ने उसे यह सुझाव दिया कि वो जाकर पुलिस में शिकायत करे। शनाया ने अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, पर पुलिस की मदद लेने के बाद भी उस स्टॉकर का कुछ भी पता नहीं चला, जिससे शनाया और भी हैरान हो गई। पूरी जांच के बाद पुलिस ने कहा, देखिए, जिस कॉल सेंटर में आप काम करती हैं, वहां एंट्री गेट पर और पार्किंग एरिया में शाम से लेकर पूरी रात की सीसीटीवी फुटेज हमने अच्छे से चेक की, मगर हमें ऐसा कोई शख्स नहीं दिखा जिस पर हमें शक हो सके। आपकी तसल्ली के लिए हमने कई लोगों से पूछताछ की और कई जगह भी देखे, मगर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद आपको कोई भ्रम हुआ होगा। पुलिस की यह बात सुनकर शनाया को इतना अंदाजा तो हो ही चुका था कि यह जो कोई भी है, बहुत ज्यादा शातिर किस्म का इंसान है। शनाया को कोई भ्रम नहीं हुआ था। उस शाम ऑफिस जाते वक्त उसने अपनी आंखों से उस शख्स को देखा था, पर अफसोस शनाया के अलावा वो स्टॉकर किसी के भी नजर में नहीं आता था और इन्हीं कारणों से उसके दोस्त भी शनाया पर यकीन नहीं कर रहे थे। ऐसे हालात से शनाया काफी डर गई थी, पर वो कमजोर नहीं पड़ी थी। अगर शनाया चाहती तो वो ऐसे हालात में अपनी नौकरी और यह शहर छोड़कर वापस अपने माँ बाप के घर लौट सकती थी, पर शनाया भागने वालों में से नहीं थी। वो हर मुसीबत का सामना करने वालों में से थी। एक स्टॉकर के डर से वो यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती थी, अपने तरीके से जीना चाहती थी। वो कुछ बनना चाहती थी और यही सब सोचते हुए और हार ना मानते हुए शनाया जैसे तैसे अपने मुश्किल भरे दिन काट रही थी। पर उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उस शख्स का पागलपन इस हद तक बढ़ जाएगा जो शनाया को वो कदम लेने पर मजबूर कर देगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रविवार की रात शनाया गहरी नींद में सो रही होती है और उसी पल शनाया को एक अनजान नंबर से कॉल आ जाता है। शनाया ने जैसे ही उस कॉल को रिसीव किया तो सामने से जवाब आया, क्या हुआ? तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा ना? करेगा भी कैसे? मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नजर ही नहीं आता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी नजरों में आना चाहता हूं। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारी सोच में बस मैं ही आना चाहता हूं। तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता और मेरे अलावा तुम्हें भी कोई देख नहीं सकता। शनाया पहली बार फोन पर उसकी आवाज सुन रही थी।
उसकी यह कही हुई बात सुनकर शनाया तुरंत पहचान गई, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए शनाया ने उससे पूछा, आखिर कौन हो तुम? क्यों मेरा जीना मुश्किल कर रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? यह तुम्हारी गलतफहमी है। बहुत जल्द तुम अपनी इस हरकत के लिए गिरफ्तार होगे। शनाया की बात पर हंसते हुए उस शख्स ने कहा, मुझे ढूंढने की इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे इतने करीब हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती। उस शख्स की इन बातों से शनाया घबरा गई थी। अचानक उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। अगले पल उस शख्स ने पूछा, क्या हुआ? यहां वहां क्या देख रही हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दिखने वाला। मैं वहां हूं जहां से मैं तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर आहट पर अपनी नजर रख सकता हूं। इस हद तक मैं तुम्हें चाहता हूं। इस पर शनाया ने उस पर झल्लाते हुए कहा, बंद करो अपनी ये बकवास और मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम बहुत पछताओगे। लेकिन शनाया की इन धमकियों का उस शख्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। शनाया को डरा हुआ देख वो तो बस किसी शैतान की तरह शनाया की इस हालत पर हंस रहा था। फोन पर उसकी हंसी की गूंज से शनाया को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसने तुरंत अपने कान से फोन हटाया और उस कॉल को काट दिया, पर कॉल काटने के बाद शनाया के चेहरे पर अब राहत भरी मुस्कान आ गई थी। शनाया ने मन ही मन खुद से कहा, जिस मौके का इंतजार था आज वही मौका मेरे हाथ लग गया। मेरे पास अब उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है और उसका नंबर सेव भी है। अब यही असली सबूत है उसे पकड़वाने के। यही सबूत लेते हुए अगली ही सुबह शनाया फिर से पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन जब शनाया अपने फोन में सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस को शनाया के फोन में न तो उस शख्स का नंबर मिलता है और ना वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। शनाया का फोन अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस कहती है, देखिए, हमें आपके फोन में तो कोई वॉइस रिकॉर्डिंग या नंबर नहीं मिल रहा। इस पर शनाया हैरान हो गई। अपना फोन वापस लेते हुए शनाया ने देखा कि कॉल हिस्ट्री से वो नंबर सच में गायब हो चुका था। साथ ही कल रात की वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपने आप डिलीट हो चुकी थी। इसे देखकर शनाया के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। वो तो बस अपनी हैरान भरी आंखों से कॉल हिस्ट्री के लिस्ट देख रही थी, लेकिन उसमें अब वो नंबर शो नहीं हो रहा था जिस नंबर से कल रात फोन आया था। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद शनाया हैरान होकर सोच में पड़ गई कि आखिर फोन में किसी का नंबर अपने आप कॉल हिस्ट्री से कैसे डिलीट हो सकता है। वो नंबर शनाया के लिए एक आखिरी उम्मीद थी, एक ठोस सबूत जिसके जरिए शनाया उस स्टाल्कर को पकड़वा सकती थी। मगर अब वो सबूत भी शनाया के हाथ से जा चुका था, वे भी बिना किसी गलती के। शनाया अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी, पर अचानक अगले पल उसके फोन में उसी नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था, तुम अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हो, घर नहीं जाना तुम्हें? यह मैसेज पढ़कर शनाया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने डरते हुए यहां वहां देखा। यहां वहां देखते हुए शनाया की नजर उसी को ढूंढने में लगी थी, जैसे कुछ दूरी पर वो शख्स शनाया पर नजर रख रहा हो। ये सोचते हुए शनाया अभी भी यहां वहां देखे जा रही थी, पर उसे दूर दूर तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन में अगला मैसेज आया, यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त कहां मौजूद हूं तुम सोच भी नहीं सकती। यह दूसरा मैसेज पढ़ने के बाद शनाया पुलिस को दिखाने के लिए तुरंत वापस अंदर जाने लगी, मगर उससे पहले ही शनाया की आंखों के सामने वो मैसेजेस और वो नंबर अपने आप डिलीट हो गया, जिसे देखकर शनाया और भी हैरान हो गई। यह देखकर शनाया को इतना तो अंदाजा हो चला था कि जरूर उसने इस फोन के सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर रखा है, तभी वो दूर रहकर भी लिखे गए सबूत को मिटा रहा है। इससे पहले शनाया कुछ करने का सोच पाती, तभी उसके फोन में मैसेज की रिंग बजी। उस रिंग को सुनकर शनाया ने मैसेज खोलकर देखा तो उस मैसेज में एक तस्वीर भेजी गई थी। यह तस्वीर शनाया के माता पिता की तस्वीर थी। उस तस्वीर में शनाया के माता पिता कमरे में सो रहे थे, लेकिन शनाया की आंखें डर से बड़ी हो गईं जब उसने तस्वीर के नीचे पढ़ा, यह तस्वीर आज सुबह की है। तुम्हारे माता पिता का घर ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो
तो अगली तस्वीर में तुम्हें उनकी लाश की तस्वीर मिलेगी। इतना पढ़कर शनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई और देखते ही देखते एक बार फिर वो मैसेज भी अपने आप डिलीट हो गया। ऐसे मुश्किल हालात में अब शनाया कुछ भी करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो इस वक्त अपने माता पिता के लिए बेहद घबराई हुई थी। इस वक्त वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे उसके माता पिता की जान को कोई खतरा पहुंचे। ऐसे में उसे न चाहते हुए भी हार मानकर वापस अपने फ्लैट जाना पड़ा। अगर वो इस बारे में पुलिस को खबर करने की कोशिश करती तब भी पुलिस उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि शनाया के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उसे खुद इन सब का अकेले सामना करना था। मगर अपने माता पिता की वो तस्वीर देखकर शनाया अब कमजोर पड़ गई थी। अपने फ्लैट पहुंचने के बाद शनाया सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे, किससे मदद ले। मगर वो यह तक नहीं जानती थी कि उस शख्स की नजर अभी भी उस पर ही टिकी हुई थी। भले ही वो उसके फ्लैट में मौजूद नहीं था, मगर कहीं और से वो शनाया पर अपनी नजर बनाए रखा था। उस वक्त वो अनजान शख्स अपने रिकॉर्डिंग रूम में बैठकर सामने लगे स्क्रीन पर शनाया की लाइव फुटेज देख रहा था। शनाया की आंखों से बहते आंसू, उसके चेहरे पर माता पिता के लिए घबराहट। वो शख्स स्क्रीन पर आंख गड़ाकर ये सब देख रहा था। वो अनजान शख्स रोहित था, जो कई हफ्तों से कैमरे के द्वारा शनाया पर कड़ी नजर रख रहा था। शनाया की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वो इस हद तक टूटी हुई थी कि इस समय उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। ये देखकर रोहित ने उसके नंबर पर डायल किया। फोन की रिंग बजते ही शनाया डर से सहम गई थी। उसने डरते हुए फोन की स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर वही अनजान नंबर फ्लैश कर रहा था। उस फोन को उठाते हुए डर से शनाया के हाथ कांप रहे थे। उस कॉल को रिसीव करने के बाद सामने से रोहित का जवाब आया। इतनी देर क्यों लग गई मेरा फोन उठाने में? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं गुस्से में क्या कर बैठता हूं। इस पर शनाया ने उससे विनती करते हुए कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे माता पिता को कुछ मत करना, उनसे दूर ही रहना। इस पर रोहित ने कहा, चिंता मत करो, मैं अंकल आंटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बस वही करना जो मैं तुमसे करने के लिए बोलूंगा। तुम करोगी ना? ना चाहते हुए भी शनाया उसकी हर बात का हाँ में जवाब देने लगी थी। इस हद तक वो मजबूर हो चुकी थी। रोहित ने आगे कहा, अच्छा, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें यूं रोते हुए नहीं देख सकता। चलो आंसू पोंछो अपने। इतना सुनते ही शनाया ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। इस हद तक वो डर चुकी थी। अगले पल रोहित ने कहा, अभी कुछ ही पल में एक पार्सल आएगा, उस पार्सल में मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। थोड़ी देर बाद शनाया के घर पर एक पार्सल आ जाता है। रोहित के कहने पर शनाया उस पार्सल को खोलकर देखती है। उसमें एक सफेद रंग की ड्रेस मिलती है जिसमें खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। देखने में वो ड्रेस काफी खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद अब रोहित ने शनाया को वो ड्रेस पहनने के लिए कहा। शनाया उस ड्रेस को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती थी। वो तो उस ड्रेस को अपने पास तक नहीं रखना चाहती थी, लेकिन इस समय वो रोहित की किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी शनाया वो ड्रेस पहन लेती है। भले ही शनाया उस ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी झलक रही थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। रोहित ऐसे ही शनाया को एक कठपुतली की तरह नचाए जा रहा था। वो जो भी उसे करने के लिए कहता, शनाया वही करती। धीरे धीरे शनाया के मानसिक स्थिति पर भी अब असर होने लगा था। वो अब ऐसे खाई में गिर चुकी थी जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। रोहित को ये सब करते हुए बहुत मजा आ रहा था। रोहित सिर्फ एक स्टॉकर ही नहीं, बल्कि वो एक हैकर भी था। उसे लोगों की आईडी और फोन वगैरह हैक करना अच्छे से आता था। हर आईडी के पासवर्ड का पता लगाना ये उसके बाएं हाथ का खेल था। मोबाइल के सिस्टम को हैक करना ये उसके लिए सबसे आसान काम था। वो ऐसे कामों में माहिर था, लेकिन सबकी नजर में रोहित खुद को बड़ा शरीफ लड़का दिखाता था जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। पर असल में वो क्या था, ये सिर्फ वही जानता था। कई हफ्तों से उसने शनाया की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। रोहित का घर शनाया के घर के पास ही था। घर पर सिर्फ रोहित और उसके पिता रहते थे। पूरा दिन रोहित के पिता नमन काम से बाहर रहते थे
और थककर घर आ जाते थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा एक लड़की की जिंदगी खराब करने जा रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। शनाया भी अब हर पल डर के साए में जीने लगी थी। उसका खाना पीना और सोना सब मुश्किल हो गया था। कई दिन शनाया ने तो काम पर भी जाना बंद कर दिया था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा होने जा रहा था जिससे सब कुछ बदल गया था। पूरी शाम रिकॉर्डिंग रूम में शनाया को जी भर के देखने के बाद रोहित के पिता नमन काम से घर लौट आए थे। उनके घर लौटते ही रोहित तुरंत अपने रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आ गया और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद नमन और रोहित दोनों एक साथ डिनर करने लगे थे। डिनर करते वक्त दोनों बाप बेटे में थोड़ी बहुत बातचीत होती रही और खाना खाकर रोहित के पिता नमन अपने कमरे में सोने चले गए। रोहित भी अपने कमरे की लाइट ऑफ करके चुपके से रिकॉर्डिंग रूम में चला गया। रूम में जाते ही रोहित ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। दरवाजा बंद करते ही शनाया को निहारने के लिए रोहित तुरंत स्क्रीन के आगे बैठ गया, लेकिन उसकी नजर जैसे ही स्क्रीन पर पड़ी तो रोहित चौंक उठा। सामने लाइव फुटेज में शनाया अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इतनी रात में शनाया अपने ही फ्लैट में मौजूद नजर नहीं आ रही थी। लाइव फुटेज के द्वारा रोहित ने हर कमरे में देख लिया, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। हैरान होते हुए रोहित सोच में पड़ गया कि ये अचानक गई कहां। ये सोचते हुए रोहित ने थोड़ी देर पहले की लाइव फुटेज चेक की, जिस वक्त रोहित रिकॉर्डिंग रूम से थोड़ी देर के लिए चला गया था। पिछली रिकॉर्डिंग में जाकर रोहित ने देखा कि शनाया वही खूबसूरत ड्रेस पहनकर बाल खुले किए कैमरे के आगे खड़ी हो गई थी और अपना चेहरा धीरे धीरे उस कैमरे के नजदीक ला रही थी। ये देखने में रोहित को काफी अजीब लग रहा था कि आखिर शनाया को यह हुआ क्या। रोहित बड़े ही ध्यान से देख रहा था, लेकिन अगले पल उसने देखा कि शनाया उस कैमरे की तरफ देखते हुए बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसके खुले बिखरे बाल चेहरे के सामने आ रहे थे। कैमरे की तरफ देखकर वो बस मुस्कुराई जा रही थी। उसकी ये अजीब मुस्कुराहट देखकर रोहित को और भी हैरान कर गया। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे शनाया उस कैमरे की तरफ देखकर नहीं, बल्कि रोहित की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे शनाया की वो मुस्कुराहट अब और भी अजीब और डरावनी नजर आने लगी थी। रोहित से अब ये सब देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये सब देखकर रोहित घबरा गया था। इससे पहले रोहित उस पिछली रिकॉर्डिंग को बंद कर पाता, तभी शनाया ने कुछ कहा। तुम मुझे निहारना चाहते हो ना? तुम चाहते हो कि मैं हर पल तुम्हारी नजर में रहूं? तो ठीक है, आज से अभी से तुम सिर्फ मुझे ही देखोगे और हर जगह मुझे ही पाओगे। इतना कहते ही अचानक स्क्रीन पर से शनाया पलक झपकते ही रोहित की आंखों के सामने से गायब हो गई थी और इसके तुरंत अगले पल स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। देखते ही देखते पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। यह देखकर रोहित एकदम से चौंक गया। इससे पहले रोहित कुछ समझ पाता, तभी अगले पल उस ब्लैंक स्क्रीन से अचानक एक लड़की का हाथ बाहर आया और उसी हाथ से रोहित के गले को दबोच लिया। खुद को छुड़वाते हुए रोहित डरते हुए स्क्रीन से 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए पीछे पलटा तो वो खौफ के मारे 2 कदम दूर हट गया, क्योंकि पीछे पलटने पर रोहित ने शनाया को अपने सामने खड़ा पाया था। शनाया उसी सफेद ड्रेस में सामने खड़ी नजर आ रही थी। वो किसी बेजान मुर्दे की तरह खड़ी होकर एक टक अपनी गहरी आंखों से रोहित को घूर रही थी। वो देखने में बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे के आगे आए हुए थे। उसके होंठ भी पूरी तरह सूख चुके थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कब्र से बाहर निकलकर रोहित के सामने आकर खड़ी हो गई हो। अपनी खौफ भरी नजरों से देखते हुए रोहित ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम यहां कैसे आई और यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिंदा लाश मेरे सामने खड़ी हो। इस पर शनाया ने भारी आवाज में हंसते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा रहूं या लाश बनकर रहूं? तुम्हें तो बस मेरे साथ रहने से मतलब है। तुम लाइव फुटेज में मुझे ढूंढ रहे थे ना, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम्हें मुझे देखने के लिए किसी कैमरे या लाइव फुटेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम मुझे किसी भी वक्त देख सकते हो
अब से मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे बिल्कुल करीब। इतना बोलते ही शनाया रोहित के बिल्कुल करीब आने लगी। करीब आते हुए उसने रोहित को अपने सीने से कस लिया। शनाया के ठंडे और बेजान शरीर से लगकर रोहित की हालत डर से खराब हो चुकी थी। डर से चिल्लाते हुए रोहित शनाया की जकड़ से अपने आप को आजाद करने लग गया था। खुद को छुड़ाने में वो पूरी जोर लगा रहा था, लेकिन शनाया तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहित को इस तरह झटपटाते हुए देखकर शनाया भारी आवाज में किसी शैतान की तरह हंसने लगी। डर से रोहित की हालत अब खराब हो चली थी। शनाया ने भारी आवाज में कहा, क्या हुआ? अब दूर जाना है मुझसे? पहले तो बड़ा साये की तरह मुझ पर नजर रखते थे, लेकिन अब से मेरा साया तुम्हारे आसपास मंडराता रहेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहते ही शनाया ने उसे अपनी जकड़ से आजाद कर लिया। शनाया की पकड़ से छूटते ही रोहित के जैसे जान में जान आ गई। पर तभी रोहित की नजर शनाया के बाएं हाथ की कलाई पर गई। उसने देखा शनाया की उस कलाई से काफी खून बह रहा था। उसकी पूरी कलाई खून से लाल हो गई थी। ये देखकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए पूछा, ये तुमने अपनी कलाई पर क्या किया? इस पर शनाया ने कहा, मैंने नहीं किया, तुमने किया है। तुमने मुझे इस हद तक डराकर पागल कर दिया कि मैंने अपनी कलाई काटकर अपनी जान दे दी। मेरी रूह शरीर से बाहर निकल चुकी थी और यहाँ वहाँ कमरे में भटक रही थी। पर जब मैंने एक नज़र कैमरे की तरफ देखा तब मुझे पता चला कि मुझे स्टॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम थे। और देखो, मैं यहाँ चली आई तुम्हारे पास। वैसे कितनी अजीब बात है कि मरने के बाद उस भटकती आत्मा को वो सब पता चल जाता है जो जीते जी पता नहीं लगता। इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो शनाया नहीं, उसका साया है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली डर क्या होता है। अब से हर पल तुम्हें डर का एहसास होगा। इतना बोलते ही अचानक शनाया का चेहरा पूरा सफेद और भयानक हो गया। उसकी आंखें किसी शैतान की तरह काली हो गईं। ये देखकर रोहित खौफ से चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। रोहित दौड़ते हुए सीधे अपने पिता के कमरे में चला गया। इस वक्त अपने बेटे को घबराता हुआ देखकर रोहित के पिता नमन ने पूछा, क्या हुआ? बताओगे भी? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? इस वक्त रोहित इतना घबराया हुआ था कि अपने पिता के सवालों का भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। बताते हुए रोहित के होंठ डर से कांप रहे थे। अपने बेटे को शांत करते हुए नमन ने कहा, पहले तो तुम खुद को शांत करो। इस वक्त तुम कुछ भी बताने के हालत में नहीं लग रहे। रोहित इस वक्त डर से हाँफ रहा था। खुद को थोड़ा शांत करते हुए रोहित ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वो लड़की अब मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझसे बदला लेगी। रोहित की बातें उसके पिता नमन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। नमन ने अपने बेटे रोहित को झकझोरते हुए कहा, अरे कौन सी लड़की और कौन सा बदला? अपने पिता का यह सवाल सुनकर रोहित खामोश रह गया। अब वो चाहकर भी अपने पिता नमन को कुछ भी बता नहीं सकता था। वो जानता था अपने पिता को पूरी समस्या बताने के लिए पहले उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। इसलिए झूठ बोलते हुए रोहित ने कहा, कुछ नहीं डैड, वो बस मैंने एक बहुत बुरा सपना देख लिया था। यह कहकर रोहित अपने पिता के कमरे से चुपचाप चला गया। नमन भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा सपना देख लिया जो दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आ गया था। रोहित एक बार फिर रिकॉर्डिंग रूम की ओर बढ़ने लगा, यह देखने के लिए कि क्या सच में शनाया अभी भी वहां मौजूद है। डरते कदमों के साथ वो अंदर की तरफ बढ़ चला, पर अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां अब ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय खामोशी और अंधेरे के। लेकिन वो अपनी घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखता रहा, पर उसे अब शनाया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, न सामने और न लाइव फुटेज में। वो अभी यहीं थी, बिल्कुल मेरे सामने। उसका चेहरा भी डरावना होने लगा था। क्या था वो सब, मेरा भ्रम या सच? यही सवाल अब रोहित के मन में दौड़ रहे थे। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं शनाया को न सामने पाकर रोहित थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो रोहित एक पल भी शनाया को बिना देखे रह नहीं सकता था, आज उस शनाया को सामने न पाकर राहत महसूस कर रहा था। लेकिन रोहित अब एक गहरी सोच में पड़ गया कि क्या सच में शनाया मर चुकी है या जिंदा है।
कहीं वो मेरे दिमाग के साथ खेल तो नहीं रही? कहीं वो मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रही? क्या सच में उसे पता चल गया होगा कि इन सब के पीछे मैं हूं? यही सवाल रोहित को अब परेशान कर रहे थे। भले ही अब उसमें शनाया को देखने की हिम्मत नहीं रह गई थी, पर वो इतना तो जानना चाहता था कि आखिर शनाया इस वक्त कहां है। यही सोचते हुए रोहित ने शनाया के नंबर पर डायल किया, मगर अब फोन के दूसरी तरफ से शनाया कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर रोहित ने खुद से कहा, कल तक जो मेरे से इतनी डरी हुई थी, आज वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। क्या चक्कर हो सकता है? लगता है आज रात 2 बजे इसके घर में घुसकर पता लगाना पड़ेगा और उसके घर में जाकर मैं सारे कैमरे हटा दूंगा ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिले। पर इसके लिए मुझे आज ही आधी रात को चुपके से शनाया के घर घुसना होगा। आधी रात का समय हो चला था, 2 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। बाहर कोई हलचल नहीं थी। इस गहरी रात में हर तरफ शांति छाई हुई थी, लेकिन रोहित बीच रात में उठकर और अपने चेहरे को नकाब से ढककर चुपके से खिड़की से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही दबे पांव वो धीरे धीरे शनाया के फ्लैट की तरफ पहुंच गया और ऊपर चढ़ते हुए वो पीछे के कमरे की खिड़की से शनाया के फ्लैट में घुस गया। अंदर घुसते ही रोहित ने देखा कि घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे की वजह से रोहित कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी रोहित ने अपने बैग में से एक टॉर्च निकाला और उस टॉर्च की रोशनी जलाते हुए यहां वहां देखने लगा। टॉर्च की हल्की रोशनी में रोहित को कमरों में सिर्फ सामान अपनी जगह पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन शनाया कहीं भी मौजूद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक रोहित को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे पीछे से कोई गहरी सांसें ले रहा हो, और उसकी गहरी सांसों की आवाजें रोहित साफ सुन पा रहा था। जैसे ही रोहित पीछे मुड़कर देखने लगा, उसे अपने पीछे एक लड़की की काली परछाई दिखाई देने लगी जो गहरी सांस ले रही थी। यह देखकर रोहित डर के मारे हड़बड़ाते हुए टॉर्च की लाइट उस परछाई पर किया, लेकिन उससे पहले ही वो परछाई रोहित की आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर रोहित और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन अगले पल खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ चला। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारते हुए शनाया को ढूंढने लगा। हर कमरा उसने छान लिया था, लेकिन शनाया का उसे नामो निशान तक नहीं मिला। एक बार तो तंग आकर रोहित घर की लाइट ऑन करके अच्छे से देख लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर शायद वो सबकी नजरों में आ जाता। इसलिए उसे अंधेरे में ही टॉर्च की रोशनी में अपना काम करना पड़ा। शनाया तो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई होगी। जरूर वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही होगी। जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मैं अभी घर में लगे सारे कैमरे को निकाल दूंगा, तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। यही सब सोचते हुए रोहित ने ठीक वैसा ही किया। जिस छुपी हुई जगह पर उसने कैमरे लगाकर रखे थे, धीरे धीरे एक एक करके उसने सारे कैमरे निकाल लिए थे और अपने बैग में रख लिए थे। कुछ ही देर में सारे कैमरे निकालने के बाद रोहित वहां से जाने को हुआ, लेकिन अचानक उसी पल उसे बाथरूम से शावर के चलने की आवाज आने लगी। शावर के चलने की आवाज से रोहित डर से एक जगह ठहर गया और ठहरते ही उसने सोचा, यह तो शावर की आवाज है जो सीधे बाथरूम से आ रही है। यह सोचते हुए रोहित डरते कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए शावर की आवाज अब और भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी थी, जो रोहित के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। रोहित जैसे ही बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसकी दिल की धड़कनें डर से और तेज हो गईं। अपने डर पर काबू पाते हुए रोहित ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला, मगर दरवाजा खोलने पर सामने जो उसे टॉर्च की रोशनी में दिखा, उससे रोहित बुरी तरह हैरान हो गया। सामने शावर के नीचे शनाया का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। शावर से निकलता पानी उसके मरे हुए शरीर पर बरस रहा था। साथ ही शनाया की कलाई से बहते खून की वजह से बाथरूम का पूरा फर्श खून से लाल हो चुका था। यह देखकर रोहित की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गईं। एक पल के लिए रोहित अंदर जाने को हुआ ही था, मगर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि अगर उसने एक कदम भी बाथरूम के अंदर रखा तो जमीन पर उसके कदमों के निशान छप जाएंगे। रोहित से अब यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो अब यहां से तुरंत निकल जाना चाहता था,
लेकिन जाने के लिए रोहित जैसे ही पीछे पलटा तो उसकी सांसें एक पल के लिए जैसे थम गईं। पीछे पलटने पर उसे शनाया खड़ी मिली, जो रोहित की तरफ देखकर डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थी। वही काली डरावनी आंखें और वही सफेद भयावह चेहरा एक बार फिर रोहित की आंखों के सामने आ गया था। डर से जैसे रोहित के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि एक तरफ बाथरूम में शावर के नीचे शनाया की मृत शरीर जमीन पर पड़ी मिली थी और दूसरी तरफ शनाया रोहित के सामने खड़ी थी। ये देखकर रोहित डर से पागल हो गया। वो दौड़ते हुए भागने लगा और हड़बड़ाते हुए खिड़की से कूद गया। खिड़की से कूदकर रोहित के पैर में चोट आ गई, मगर वो अब शनाया के फ्लैट के आसपास भी रुकना नहीं चाहता था। लड़खड़ाते हुए कदमों से रोहित जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचते ही रोहित ने एक गहरी सांस ली। पूरी रात रोहित अपने कमरे में डर से सहमा बिस्तर पर लेटा रहा। कमरे में इतना सन्नाटा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। इस सन्नाटे भरे माहौल में रोहित को अब डर सा लगने लगा था। कमरे में शनाया की मौजूदगी वो साफ महसूस कर पा रहा था। भले ही इस वक्त उसे शनाया दिख नहीं रही थी, लेकिन ना दिखने पर भी वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। जिस डर से शनाया इतने दिनों से गुजर रही थी, आज उसी डर से रोहित गुजर रहा था। अगली सुबह रोहित की नींद अपने पिता की आवाज से खुली। अपने बेटे रोहित को नींद से जगाते हुए कहा, रोहित उठो उठो, अभी के अभी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अपने पिता की आवाज सुनकर रोहित नींद से जाग उठा। देखने पर इस वक्त रोहित के पिता नमन काफी गुस्से में लग रहे थे। अपने पिता का गुस्सा देखकर रोहित ने सहमते हुए पूछा, हाँ पापा, आप इस वक्त गुस्से में क्यों लग रहे हैं? नमन ने रोहित का बैग सामने लाते हुए पूछा, क्या है यह सब? ये मिनी कैमरे, काले रंग का मास्क और ये मोबाइल किसका है? ये सब इस तरह की चीजें तुम्हारे बैग में क्या कर रही हैं? जवाब दो मुझे। रोहित के पास अब झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो अपने पिता के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, बस चुपचाप अपनी नजरें झुकाए सब सुने जा रहा था। इस पर नमन ने कहा, चुप क्यों हो? मैं तुम्हारी इस चुप्पी को क्या समझूं? मेरे घर से बाहर जाने के बाद तुम सारा दिन क्या करते हो? इतने सवाल सुनने के बाद अब रोहित के पसीने छूटने लगे थे। नमन ने दोबारा से अपने बेटे पर भड़कते हुए कहा, बताओ ये सब क्या है और ये मोबाइल किसका है? इतना पूछते ही नमन कुछ याद करने लगे और कुछ याद करते हुए उन्होंने पूछा, ये मोबाइल मैंने किसी के हाथ में देखा था। हाँ, याद आया, ये मोबाइल तो शनाया का है ना? वही शनाया जो हमारे घर के पास रहती है। शनाया का नाम सुनकर रोहित एक बार फिर डर से सहम गया। उसके जहन में कल रात की घटना फिर से ताजा हो गई। उसने सहमते हुए अपने पिता से कहा, शनाया रहती नहीं है, रहती थी। इतना कहते ही रोहित रोने लग गया। इस पर नमन ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? वो रहती थी? वो अब भी यहीं रहती है और तुम्हें उसका फोन चुराने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता है तुम कितनी बड़ी समस्या में फंस सकते हो। देखो, ये रोना और डरना बंद करो और शनाया के घर जाकर उसका मोबाइल लौटाओ। लेकिन रोहित अब और ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता था। एक गहरी सांस के साथ रोहित ने कहा, शनाया मर चुकी है और ये बात सिर्फ मैं जानता था और अब आप भी जान चुके हैं। प्लीज पापा, इस बात की भनक किसी को मत लगने देना। इतना सुनते ही नमन के जैसे होश उड़ गए। इस बात पर नमन ने अपने बेटे रोहित को थप्पड़ मारते हुए कहा, बेवकूफ, तुमने एक मरी हुई लड़की का फोन चुराया? अरे, अगर तुम्हें नया फोन चाहिए था तो मुझसे पूछ लिया होता। इस पर रोहित ने कहा, मुझे सच में कोई नया फोन नहीं चाहिए था। मैंने तो बस सबूत मिटाने के लिए यह फोन चुराया। सबूत का जिक्र सुनते ही नमन ने हैरान होते हुए पूछा, सबूत? किस सबूत मिटाने की बात कर रहे हो तुम? ऐसा क्या किया है तुमने जिससे तुम्हें सबूत मिटाना पड़ रहा है? अपने पिता के सवालों का जवाब देने के लिए रोहित ने बताना शुरू किया। रोहित ने अपने पिता को वो सारी बात बता दी जिससे नमन इतने दिन से अनजान थे। अपने बेटे की यह घिनौनी हरकत जानकर नमन शर्मसार हो गया। अपने बेटे रोहित को थप्पड़ फिर मारते हुए नमन ने कहा, मैं तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। इस पर रोहित ने रोते हुए कहा,
तो क्या करता मैं? आपके और माँ का तलाक हो जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया था। आप तो सारा दिन बाहर रहते थे, मैं हर वक्त अकेला रहता था। ना कोई दोस्त यार, ना कोई रिश्ते। फिर मैंने शनाया को देखा और उसे देखते ही मैं सारा कुछ भूल गया। उसे चाहने लगा था। मैं तो बस उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था और यह सब हो गया, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। यह कहते हुए रोहित अपने पिता के आगे माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इतना सब कुछ जान लेने के बाद नमन अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। वो उसे सुधरने का एक आखिरी मौका देना चाहते थे। कहीं ना कहीं नमन भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा रोहित पकड़ा जाए। इसलिए नमन ने अपने बेटे को एक मौका देते हुए माफ कर दिया और यह बात यहीं खत्म कर दी। इसके बाद दोबारा कभी भी शनाया के बारे में बात नहीं छेड़ी। इस बात को खत्म करने के बाद दोनों बाप बेटे ने रोहित के बैग में मौजूद सारे सबूत मिटा दिए। सबूत मिटाने के बाद दोनों बाप बेटे ऐसे सामान्य रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद पुलिस शनाया के घर पहुंच गई थी। शनाया के फ्लैट के बाहर पुलिस की जीप देखकर सभी घर से बाहर आने लगे। रोहित और नमन भी बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे और लोगों के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घबराए हुए भी थे कि कहीं पुलिस को शनाया के घर में रोहित के खिलाफ कुछ मिल न जाए। सभी लोग हैरान भरी नजर से शनाया के घर की तरफ देख रहे थे और पुलिस के बाहर आने का भी इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और इसी पूछताछ में शनाया की मौत की खबर सभी को मिल गई। शनाया की मौत की खबर सुनकर सारे इलाके वाले बुरी तरह हैरान रह गए और सभी आपस में फुसफुसाते हुए शनाया के बारे में बात करने में लग गए। मगर दूसरी तरफ रोहित और नमन की हालत डर से खराब हो चुकी थी। दोनों इस वक्त बेहद घबराए हुए थे, लेकिन लोगों के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। कई घंटे तक शनाया के घर छानबीन चलती रही और छानबीन के चलते दोनों बाप बेटे के दिल की धड़कनें बढ़ने लग गईं, यही सोचकर कि कहीं कोई सबूत पुलिस के हाथ न लग जाए। इतने में कई घंटे बीतने के बाद शनाया के मृत शरीर को सफेद चादर में ढककर वहां से ले जाया गया। पुलिस भी अपनी तलाश पूरी करके वहां से चली गई थी। लेकिन दोनों बाप बेटे को राहत मिली जब उन्हें पता चला कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस को ऐसा हाथ नहीं लगा था। दोनों बाप बेटे ने सोचा अब घबराने वाली बात नहीं है। दोनों सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे थे। रोहित भी धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आ रहा था। रोहित ने स्टॉकिंग और हैकिंग ये सब टेढ़े कारनामे करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे सबक मिल चुका था। लेकिन रोहित ये नहीं जानता था कि सबक अभी और मिलना बाकी था। उसे नहीं पता था कि आगे जाकर रोहित को एक खौफनाक साए का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन तक तो सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। एक रात रोहित अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अचानक रोहित ने अपने शरीर पर एक भारापन सा कुछ महसूस किया। वो भारीपन इतना था कि रोहित नींद में हिलडुल भी नहीं पा रहा था। रोहित ने नींद से जागते हुए आंख खोलकर देखा तो वो अंदर तक कांप उठा। शनाया रोहित के ऊपर लेटी हुई थी और उसके बिखरे बाल रोहित के चेहरे पर बिखर रहे थे। रोहित घबराते हुए चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर रोहित के पिता नमन दौड़ते हुए अपने बेटे के कमरे में पहुंचे और कमरे की लाइट ऑन करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह चीखे क्यों? इस पर रोहित ने घबराई हुई आवाज में बोलक, वो अभी यहीं थी, मेरे सीने पर लेटी हुई थी और मेरे सीने पर लेटकर जोर जोर से गहरी सांस ले रही थी। उसके काले लंबे बाल मेरे चेहरे पर आ रहे थे। वो मुझे नहीं छोड़गी। यह बोलते हुए रोहित के होंठ कांप रहे थे, इस हद तक वो घबरा चुका था। इस पर नमन ने सवाल करते हुए पूछा, अरे कौन वो? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रही, किसकी बात कर रहे हो तुम? इस पर रोहित ने कहा, शनाया। वो शनाया थी। इतना सुनकर नमन अपने बेटे को चुप कराने लगा। धीरे बोलो, मत भूलो, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अब हम शनाया के बारे में कभी बात नहीं करेंगे और ना ही उसका जिक्र करेंगे। और तुम यहां उसका नाम ले रहे हो। देखो, तुमने जरूर कोई बूढ़ा सपना देख लिया होगा। तुम शायद अभी तक उस चीज से नहीं निकले। थोड़ा वक्त दो खुद को।
पर यूं डरना बंद करो। अगर किसी ने तुम्हें शनाया का नाम लेते हुए सुन लिया तो सारा शक तुम पर जाएगा। अपने पिता की बात मानकर रोहित खुद को शांत करने लगा, लेकिन उसके जहन से शनाया निकल ही नहीं रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली शाम रोहित अपने ट्यूशन से घर लौट रहा था। रास्ते पर रोहित पैदल ही चल रहा था और वो कुछ दूरी पर अपने घर पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक रोहित को अपने पीछे से किसी के कदमों के चलने की आहट सुनाई देने लगी। एक जगह ठहरकर रोहित ने डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो सामने उसे कोई अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। मन का वहम समझकर रोहित दोबारा अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अब उसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आ रही थी। कोई धीरे से हल्की आवाज में रोहित को पुकार रहा था। रोहित ने फिर पीछे मुड़कर देखा, पर इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आया। अब रोहित ने डर से अपने कदम तेज कर लिए। इस बार बिना पीछे मुड़े रोहित तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन यह सब नहीं रुका। हर शाम रोहित जब भी ट्यूशन से घर लौटता तो रास्ते पर उसे अपने पीछे कोई पुकार सुनाई देती रहती थी या कदमों की आहट सुनाई देती रहती थी। रोहित जब भी इस बारे में अपने पिता नमन को बताता तो नमन अपने बेटे पर विश्वास करने की बजाय वो अपने बेटे को ही चुप करा देते थे, ताकि रोहित के मुंह से दोबारा शनाया का नाम ना निकल जाए। रोहित अब खुद अकेले इन सब से जूझ रहा था। हर शाम की तरह रोहित ट्यूशन से घर लौट आया था। इतने में रोहित के फोन में एक मैसेज आया। यह मैसेज रोहित के पिता नमन का था। उस मैसेज में लिखा था, अभी किसी काम में व्यस्त हूं, आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए वक्त पर खाना खाकर सो जाना। लेकिन रोहित कुछ पल अपने पिता के साथ बिताना चाहता था, पर उसे अब पूरी शाम घर में अकेले काटनी थी। थोड़ी देर बाद रोहित अपने कमरे में किताब पढ़ने में लग गया, लेकिन अगले पल रोहित के फोन में एक और मैसेज आया। लेकिन इस बार यह मैसेज किसी और का था। मैसेज की रिंग सुनकर रोहित का ध्यान किताब से हट गया और अपने फोन में उस मैसेज को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, रिकॉर्डिंग रूम में मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम यहां किताब पढ़ रहे हो। यह मैसेज पढ़कर रोहित के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया हो। यह मैसेज शनाया के फोन नंबर से था। हैरान होते हुए रोहित ने सोचा, यह तो शनाया का नंबर है, यह नंबर कैसे काम कर सकता है? कुछ ही दिन पहले तो मैंने इस नंबर का सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया था, तो यह नंबर काम कैसे कर सकता है? यही ख्याल लाते हुए रोहित डर से हैरान रह गया था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। शनाया की मौत के बाद मैंने रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा अभी तक नहीं खोला, तो बिना दरवाजा खोले कोई अंदर कैसे बढ़ गया? और इस वक्त रिकॉर्डिंग रूम में कौन हो सकती है जो मेरा इंतजार कर रही है? यह सब सोचते हुए रोहित का दिमाग अब खराब हो रहा था। लेकिन तभी रोहित के फोन में एक और मैसेज आया। रोहित ने जब एक नजर फोन पर डाला तो उसमें शनाया का नंबर दिख रहा था। ठीक उसी नंबर से एक और मैसेज आया। रोहित ने हिम्मत करते हुए उस मैसेज को पढ़ा। इस वक्त रिकॉर्डिंग रूम में लाइव फुटेज चल रही है, देखोगे नहीं? यह मैसेज पढ़कर रोहित और भी हैरान रह गया। मैंने तो सारे कैमरे शनाया के घर से निकाल दिए थे, तो अब किस चीज की लाइव फुटेज चल रही है? आखिर कौन है रिकॉर्डिंग रूम के अंदर? इस सन्नाटे भरे माहौल में रोहित को अब डर सा लगने लगा था। कमरे में शनाया की मौजूदगी वो साफ महसूस कर पा रहा था। भले ही इस वक्त उसे शनाया दिख नहीं रही थी, लेकिन ना दिखने पर भी वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। जिस डर से शनाया इतने दिनों से गुजर रही थी, आज उसी डर से रोहित गुजर रहा था। अगली सुबह रोहित की नींद अपने पिता की आवाज से खुली। अपने बेटे रोहित को नींद से जगाते हुए कहा, रोहित उठो उठो, अभी के अभी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अपने पिता की आवाज सुनकर रोहित नींद से जाग उठा। देखने पर इस वक्त रोहित के पिता नमन काफी गुस्से में लग रहे थे। अपने पिता का गुस्सा देखकर रोहित ने सहमते हुए पूछा, हाँ पापा, आप इस वक्त गुस्से में क्यों लग रहे हैं? नमन ने रोहित का बैग सामने लाते हुए पूछा, क्या है यह सब? ये मिनी कैमरे, काले रंग का मास्क और यह मोबाइल किसका है? ये सब इस तरह की चीजें तुम्हारे बैग में क्या कर रही हैं? जवाब दो मुझे। रोहित के पास अब झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो अपने पिता के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था।
बस चुपचाप अपनी नजरें झुकाए सब सुने जा रहा था। इस पर नमन ने कहा, चुप क्यों हो? मैं तुम्हारी इस चुप्पी को क्या समझूं? मेरे घर से बाहर जाने के बाद तुम सारा दिन क्या करते हो? इतने सवाल सुनने के बाद अब रोहित के पसीने छूटने लगे थे। नमन ने दोबारा से अपने बेटे पर भड़कते हुए कहा, बताओ ये सब क्या है और ये मोबाइल किसका है? इतना पूछते ही नमन कुछ याद करने लगे और कुछ याद करते हुए उन्होंने पूछा, ये मोबाइल मैंने किसी के हाथ में देखा था। हाँ, याद आया, ये मोबाइल तो शनाया का है ना? वही शनाया जो हमारे घर के पास रहती है। शनाया का नाम सुनकर रोहित एक बार फिर डर से सहम गया। उसके जहन में कल रात की घटना फिर से ताजा हो गई। उसने सहमते हुए अपने पिता से कहा, शनाया रहती नहीं है, रहती थी। इतना कहते ही रोहित रोने लग गया। इस पर नमन ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? वो रहती थी? वो अब भी यहीं रहती है? और तुम्हें उसका फोन चुराने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता है तुम कितनी बड़ी समस्या में फंस सकते हो। देखो, यह रोना और डरना बंद करो और शनाया के घर जाकर उसका मोबाइल लौटाओ। लेकिन रोहित अब और ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता था। एक गहरी सांस के साथ रोहित ने कहा, शनाया मर चुकी है और ये बात सिर्फ मैं जानता था और अब आप भी जान चुके हैं। प्लीज पापा, इस बात की भनक किसी को मत लगने देना। इतना सुनते ही नमन के जैसे होश उड़ गए। इस बात पर नमन ने अपने बेटे रोहित को थप्पड़ मारते हुए कहा, बेवकूफ, तुमने एक मरी हुई लड़की का फोन चुराया। अरे अगर तुम्हें नया फोन चाहिए था तो मुझसे पूछ लिया होता। इस पर रोहित ने कहा, मुझे सच में कोई नया फोन नहीं चाहिए था, मैंने तो बस सबूत मिटाने के लिए यह फोन चुराया। सबूत का जिक्र सुनते ही नमन ने हैरान होते हुए पूछा, सबूत? किस सबूत मिटाने की बात कर रहे हो तुम? ऐसा क्या किया है तुमने जिससे तुम्हें सबूत मिटाना पड़ रहा है? अपने पिता के सवालों का जवाब देने के लिए रोहित ने बताना शुरू किया। रोहित ने अपने पिता को वो सारी बात बता दी जिससे नमन इतने दिन से अनजान थे। अपने बेटे की यह घिनौनी हरकत जानकर नमन शर्मसार हो गया। अपने बेटे रोहित को थप्पड़ फिर मारते हुए नमन ने कहा, मैं तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। इस पर रोहित ने रोते हुए कहा, तो क्या करता मैं? आपके और मां का तलाक हो जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया था। आप तो सारा दिन बाहर रहते थे, मैं हर वक्त अकेला रहता था, ना कोई दोस्त यार, ना कोई रिश्ते। फिर मैंने शनाया को देखा और उसे देखते ही मैं सारा कुछ भूल गया। उसे चाहने लगा था, मैं तो बस उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था और यह सब हो गया, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। यह कहते हुए रोहित अपने पिता के आगे माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इतना सब कुछ जान लेने के बाद नमन अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। वो उसे सुधरने का एक आखिरी मौका देना चाहते थे। कहीं ना कहीं नमन भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा रोहित पकड़ा जाए। इसलिए नमन ने अपने बेटे को एक मौका देते हुए माफ कर दिया और यह बात यहीं खत्म कर दी। इसके बाद दोबारा कभी भी शनाया के बारे में बात नहीं छेड़ी। इस बात को खत्म करने के बाद दोनों बाप बेटे ने रोहित के बैग में मौजूद सारे सबूत मिटा दिए। सबूत मिटाने के बाद दोनों बाप बेटे ऐसे सामान्य रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद पुलिस शनाया के घर पहुंच गई थी। शनाया के फ्लैट के बाहर पुलिस की जीप देखकर सभी घर से बाहर आने लगे। रोहित और नमन भी बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे और लोगों के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घबराए हुए भी थे कि कहीं पुलिस को शनाया के घर में रोहित के खिलाफ कुछ मिल न जाए। सभी लोग हैरान भरी नजर से शनाया के घर की तरफ देख रहे थे और पुलिस के बाहर आने का भी इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और इसी पूछताछ में शनाया की मौत की खबर सभी को मिल गई। शनाया की मौत की खबर सुनकर सारे इलाके वाले बुरी तरह हैरान रह गए और सभी आपस में फुसफुसाते हुए शनाया के बारे में बात करने में लग गए। मगर दूसरी तरफ रोहित और नमन की हालत डर से खराब हो चुकी थी। दोनों इस वक्त बेहद घबराए हुए थे, लेकिन लोगों के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। कई घंटे तक शनाया के घर छानबीन चलती रही और छानबीन के चलते दोनों बाप बेटे के दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई।
यही सोचकर कि कहीं कोई सबूत पुलिस के हाथ ना लग जाए। इतने में कई घंटे बीतने के बाद शनाया के मृत शरीर को सफेद चादर में ढककर वहां से ले जाया गया। पुलिस भी अपनी तलाश पूरी करके वहां से चली गई थी, लेकिन दोनों बाप बेटे को राहत मिली जब उन्हें पता चला कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस को ऐसा हाथ नहीं लगा था। दोनों बाप बेटे ने सोचा अब घबराने वाली बात नहीं है। दोनों सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे थे। रोहित भी धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आ रहा था। रोहित ने स्टॉकिंग और हैकिंग ये सब टेढ़े कारनामे करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे सबक मिल चुका था। लेकिन रोहित ये नहीं जानता था कि सबक अभी और मिलना बाकी था। उसे नहीं पता था कि आगे जाकर रोहित को एक खौफनाक साए का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन तक तो सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। एक रात रोहित अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अचानक रोहित ने अपने शरीर पर एक भारापन सा कुछ महसूस किया। वो भारीपन इतना था कि रोहित नींद में हिलडुल भी नहीं पा रहा था। रोहित ने नींद से जागते हुए आंख खोलकर देखा तो वो अंदर तक कांप उठा। शनाया रोहित के ऊपर लेटी हुई थी और उसके बिखरे बाल रोहित के चेहरे पर बिखर रहे थे। रोहित घबराते हुए चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर रोहित के पिता नमन दौड़ते हुए अपने बेटे के कमरे में पहुंचे और कमरे की लाइट ऑन करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह चीखे क्यों? इस पर रोहित ने घबराई हुई आवाज में बोला, वो अभी यहीं थी, मेरे सीने पर लेटी हुई थी और मेरे सीने पर लेटकर जोर जोर से गहरी सांस ले रही थी। उसके काले लंबे बाल मेरे चेहरे पर आ रहे थे। वो मुझे नहीं छोड़गी। यह बोलते हुए रोहित के होंठ कांप रहे थे। इस हद तक वो घबरा चुका था। इस पर नमन ने सवाल करते हुए पूछा, अरे कौन वो? मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रही। किसकी बात कर रहे हो तुम? इस पर रोहित ने कहा, शनाया, वो शनाया थी। इतना सुनकर नमन अपने बेटे को चुप कराने लगा। धीरे बोलो, मत भूलो, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अब हम शनाया के बारे में कभी बात नहीं करेंगे और ना ही उसका जिक्र करेंगे, और तुम यहां उसका नाम ले रहे हो। देखो, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देख लिया होगा। तुम शायद अभी तक उस चीज से नहीं निकले। थोड़ा वक्त दो खुद को, पर यूं डरना बंद करो। अगर किसी ने तुम्हें शनाया का नाम लेते हुए सुन लिया तो सारा शक तुम पर जाएगा। अपने पिता की बात मानकर रोहित खुद को शांत करने लगा, लेकिन उसके जहन से शनाया निकल ही नहीं रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली शाम रोहित अपने ट्यूशन से घर लौट रहा था। रास्ते पर रोहित पैदल ही चल रहा था और वो कुछ दूरी पर अपने घर पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक रोहित को अपने पीछे से किसी के कदमों के चलने की आहट सुनाई देने लगी। एक जगह ठहरकर रोहित ने डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो सामने उसे कोई अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। मन का वहम समझकर रोहित दोबारा अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अब उसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आ रही थी। कोई धीरे से हल्की आवाज में रोहित को पुकार रहा था। रोहित ने फिर पीछे मुड़कर देखा, पर इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आया। अब रोहित ने डर से अपने कदम तेज कर लिए। इस बार बिना पीछे मुड़े रोहित तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन यह सब नहीं रुका। हर शाम रोहित जब भी ट्यूशन से घर लौटता तो रास्ते पर उसे अपने पीछे कोई पुकार सुनाई देती रहती थी या कदमों की आहट सुनाई देती रहती थी। रोहित जब भी इस बारे में अपने पिता नमन को बताता तो नमन अपने बेटे पर विश्वास करने की बजाय वो अपने बेटे को ही चुप करा देते थे, ताकि रोहित के मुंह से दोबारा शनाया का नाम ना निकल जाए। रोहित अब खुद अकेले इन सब से जूझ रहा था। हर शाम की तरह रोहित ट्यूशन से घर लौट आया था। इतने में रोहित के फोन में एक मैसेज आया। यह मैसेज रोहित के पिता नमन का था। उस मैसेज में लिखा था, अभी किसी काम में व्यस्त हूं, आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए वक्त पर खाना खाकर सो जाना। लेकिन रोहित कुछ पल अपने पिता के साथ बिताना चाहता था, पर उसे अब पूरी शाम घर में अकेले काटनी थी। थोड़ी देर बाद रोहित अपने कमरे में किताब पढ़ने में लग गया। लेकिन अगले पल रोहित के फोन में एक और मैसेज आया। लेकिन इस बार यह मैसेज किसी और का था। मैसेज की रिंग सुनकर रोहित का ध्यान किताब से हट गया और अपने फोन में उस मैसेज को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था,
रिकॉर्डिंग रूम में मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम यहां किताब पढ़ रहे हो। यह मैसेज पढ़कर रोहित के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया हो। यह मैसेज शनाया के फोन नंबर से था। हैरान होते हुए रोहित ने सोचा, यह तो शनाया का नंबर है। यह नंबर कैसे काम कर सकता है? कुछ ही दिन पहले तो मैंने इस नंबर का सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया था, तो यह नंबर काम कैसे कर सकता है? यही ख्याल लाते हुए रोहित डर से हैरान रह गया था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। शनाया की मौत के बाद मैंने रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा अभी तक नहीं खोला, तो बिना दरवाजा खोले कोई अंदर कैसे बढ़ गया? और इस वक्त रिकॉर्डिंग रूम में कौन हो सकती है जो मेरा इंतजार कर रही है? यह सब सोचते हुए रोहित का दिमाग अब खराब हो रहा था। लेकिन तभी रोहित के फोन में एक और मैसेज आया। रोहित ने जब एक नजर फोन पर डाला तो उसमें शनाया का नंबर दिख रहा था। ठीक उसी नंबर से एक और मैसेज आया। रोहित ने हिम्मत करते हुए उस मैसेज को पढ़ा। इस वक्त रिकॉर्डिंग रूम में लाइव फुटेज चल रही है, देखोगे नहीं? यह मैसेज पढ़कर रोहित और भी हैरान रह गया। मैंने तो सारे कैमरे शनाया के घर से निकाल दिए थे, तो अब किस चीज की लाइव फुटेज चल रही है? आखिर कौन है रिकॉर्डिंग रूम के अंदर? यह सोचते हुए रोहित रिकॉर्डिंग रूम की तरफ दौड़ा। वो दौड़ते हुए रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचा और पहुंचते ही रोहित ने देखा कि सामने स्क्रीन पर उसी के घर की लाइव फुटेज चल रही थी और फुटेज में रोहित अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। रोहित को यह सब इतना हैरान कर रहा था कि उसने हैरान होते हुए खुद से कहा, यह तो मेरे घर की लाइव फुटेज है, मेरे कमरे की भी लाइव फुटेज चल रही है। मैंने तो सारे कैमरे तोड़कर फेंक दिए थे, आखिर कौन कर रहा है यह सब? तभी पीछे से शनाया ने भारी आवाज में कहा, मैं कर रही हूं यह सब। इतना सुनते ही रोहित घबराते हुए पीछे पलटा। रोहित के सामने अब शनाया खड़ी थी। शनाया को सामने पाकर रोहित की हालत डर से खराब हो रही थी। शनाया ने आगे कहा, क्या हुआ? घबरा क्यों गए? यह सब तुम ही करते थे ना? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, मुझे यह सब करने के लिए किसी कैमरे की जरूरत ही नहीं। मेरी एक नजर ही काफी है तुम्हें देखने के लिए। तुम जानते भी नहीं, मैं तुम्हें हर जगह से देख सकती हूं। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास होता रहेगा। रोहित ने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ कर दो मुझे, अब मैं सुधर चुका हूं। मैं अब वो पहले वाला रोहित नहीं रहा, इसलिए माफ कर दो मुझे और मेरी जान बख्श दो। अब और सहन नहीं होता। इस पर शनाया ने कहा, सहना पड़ेगा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, जिस तरह मैं सही हूं। इतना बोलते ही अचानक शनाया के नाखूनों की लंबाई बढ़ गई। उसका चेहरा और डरावना हो गया। यह देखकर रोहित भीतर तक कांप उठा। तभी उन लंबे खूंखार नाखूनों से शनाया अपने चेहरे को बुरी तरह से नोचने लगी। नोचते वक्त शनाया के चेहरे से खून निकलने लगा। उसका सफेद चेहरा जख्मी हो गया। अब वो देखने में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। अगर कोई भी उसे देख ले तो सामने वाला खौफ के मारे वहीं मर जाएगा। इस हद तक शनाया भयानक लग रही थी। यह देखकर रोहित की क्या हालत हो रही थी वो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता था। रोहित को घबराता देखकर शनाया ने कहा, इसी चेहरे पर मरते थे ना तुम? इसी चेहरे को हर पल अपनी नजरों में कैद रखना चाहते थे ना तुम? लो, अब से यही चेहरा तुम्हें रोज दिखेगा। यह बोलकर शनाया भारी आवाज में हंसने लगी। रोहित डर से अब पागल हो चुका था। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल गया। रिकॉर्डिंग रूम से निकलते हुए रोहित दौड़ता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। पहुंचने के बाद रोहित ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद करते ही रोहित के पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें क्या लगा मैं यहां नहीं आ पाऊंगी? इतना सुनते ही रोहित ने डर से हड़बड़ाते हुए पीछे देखा। शनाया को हर जगह सामने पाकर अब रोहित डर से थर थर कांपने लगा था। अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था, लेकिन शनाया के इरादे कुछ और ही कह रहे थे। अगले पल शनाया ने अपने एक हाथ के इशारे से रोहित को हवा में उठा लिया। रोहित डर से झटपटाता हुआ हवा में तैर रहा था। रोहित के कमरे का पंखा अपने आप गोल गोल घूमते हुए तेजी से चलने लगा। शनाया अपने हाथ के इशारे से रोहित को हवा में और ऊपर तक ले जा रही थी। खौफ से चिल्लाते हुए रोहित ने कहा, नीचे उतारो मुझे, प्लीज मुझे नीचे उतारो। रोहित को यूं तड़पाकर शनाया के भयानक चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी।
शनाया ने भारी आवाज में कहा, कैसा रहेगा अगर तेरा सिर उस चलते पंखे से टकरा जाए? ये कहते ही शनाया ने अपने उसी हाथ के इशारे से रोहित को ऊपर चलते पंखे के करीब ले जाने लगी। हवा में झटपटाते हुए रोहित अब शनाया से अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी शनाया के एक इशारे से रोहित हवा में उछलते हुए सीधा दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराते ही रोहित दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शनाया ने एक शैतान भरी मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मत कर, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, अभी तो तेरा और तड़पना बाकी है। अचानक कमरे में पड़ा सामान शनाया के इशारों से अपने आप हवा में उछलते हुए यहां वहां गिरने लगा। उसमें से एक भारी मोटी किताब हवा में उछलते हुए सीधे रोहित के सिर से जा टकराई। वो रोहित से अब हर एक चीज का बदला लेना चाहती थी। तभी वो धीरे से रोहित के पास आई और रोहित के माथे पर अपना हाथ रख दिया, जिससे रोहित की आंखों की पुतलियां कुछ ही पल में गायब हो गईं और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। अचानक एक अजीब सी अकड़न रोहित के शरीर में आ गई। रोहित अचानक से बेसुध हो चुका था। शनाया ने भारी आवाज में कहा, अब से तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए बोलूंगी। इतना कहते ही रोहित बेसुध सा उठकर खड़ा हो गया। उसे इस वक्त कोई होश नहीं था, जैसे शनाया के कब्जे में आ चुका हो। शनाया ने कहा, जाओ और अपना सिर दीवार पर मारो, तब तक मारो जब तक मैं रुकने को ना कह दूं। रोहित ठीक दीवार के पास चला जाता है और अपना सिर दीवार पर पटकने लगता है। इतने में रोहित के पिता नमन काम से घर लौट आते हैं। घर लौटते ही उनकी नजर अपने बेटे को ढूंढती है, जो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा था। अपने बेटे को ढूंढते हुए और आवाज लगाते हुए रोहित के कमरे में पहुंच जाते हैं। पर कमरे में पहुंचकर जो उन्हें सामने का नजारा देखने को मिलता है, वो नजारा किसी की भी रूह कपा सकता था। नमन ने देखा उनका बेटा रोहित दीवार पर अपना सिर बुरी तरह से पटके जा रहा था, इतनी बुरी तरह से कि उसका पूरा माथा खून से लहूलुहान हो गया और दीवार की उस जगह पर खून से लाल हो गया था। यह देखकर नमन का दिल कांप उठा। वो दौड़ते हुए रोहित के पास गया और उसे रोकने की कोशिश की। रोहित, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे माथे से कितना खून बह रहा है, मैं कहता हूं रुक जाओ। लेकिन रोहित पर अपने पिता की बातें असर नहीं दिखा रही थीं। नमन के जोर लगाने पर भी रोहित पीछे नहीं हटा और लगातार अपना सिर दीवार पर मारे जा रहा था। नमन डर से अपना सिर पकड़कर बैठ गया और अपने बेटे के लिए रोने लगा। इतने में नमन को शनाया सामने खड़ी दिखाई दी। शनाया का भयानक रूप देखकर नमन की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उन्हें एक पल के लिए जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि शनाया उनके सामने खड़ी है। तभी अगले पल शनाया ने भारी आवाज में कहा, तो कैसा लग रहा है अपने बेटे का यह हाल देखकर? कहो तो इससे भी और बुरा हाल कर सकती हूं तुम्हारे बेटे का, बस अपने एक इशारे से। ये बोलते हुए शनाया भारी आवाज में किसी शैतान की तरह हंसने लगी। नमन ने गिड़गिड़ाते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, जो सजा देनी है मुझे दो, मैं इसके जिम्मेदार हूं। अगर मैंने अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताया होता तो शायद तुम्हारे साथ यह सब ना करता, इसलिए बख्श दो मेरे बेटे को। इस पर शनाया ने झल्लाते हुए कहा, कैसे बख्श दूं तेरे बेटे को? क्या इसने मुझे बख्शा था? कम से कम तुम दोनों मेरे आगे गिड़गिड़ा तो सकते हो, लेकिन तेरे बेटे रोहित ने मुझे तो गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया था। इस हद तक इसने मुझे परेशान करके रखा था। हर पल मैं डर के साए में जीती रही। किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और ना कोई मदद करने आया। कितनी तकलीफ में थी मैं। ये बोलने के बाद शनाया ने रोहित को रुकने को कह दिया, जिससे रोहित भी रुक गया। नमन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब उसने अपने बेटे का चेहरा देखा तो नमन ने डर से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। रोहित के माथे से बहता खून उसके पूरे चेहरे को लाल कर चुका था। रोहित की सफेद आंखें भी डरावनी लग रही थीं। वो इस वक्त शनाया के पूरे कब्जे में था। शनाया ने कहा, क्या हुआ? बस इतने में डर गए आप? अपने बेटे का भी चेहरा आपसे देखा नहीं जा रहा। रोहित के पिता नमन ने कहा, आखिर क्या चाहती हो तुम? शनाया ने कहा, बदला चाहती हूं, इंसाफ चाहती हूं। नमन ने कहा, तो बदले में मेरी जान ले लो और रोहित की जान बख्श दो। लेकिन शनाया अपने जिद पर अड़ गई थी।
तभी नमन को ख्याल आया कि वो किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाकर इस गंभीर समस्या का समाधान कर सकता है। वो तुरंत पंडित या तांत्रिक की खोज में निकलने लगा, लेकिन शनाया ने उन्हें रोकते हुए कहा, जाओ, जिस पंडित या तांत्रिक को लेकर लाना है लेकर आओ, लेकिन मेरी शक्तियों का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर कोई करना भी चाहे तो मैं तुरंत ही रोहित के शरीर से उसके प्राण निकाल लूंगी और आप देखते रह जाएंगे। नमन अब हालात से पूरी तरह मजबूर हो चुका था। ना तो वो अब किसी तांत्रिक या पंडित से मदद ले सकता था और ना अकेले शनाया की ताकत से लड़ सकता। तभी नमन ने रोते हुए शनाया के पैर पकड़ लिए और अपने बेटे को बख्श देने को कहा, लेकिन शनाया की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। इस वक्त उस पर किसी के भी आंसू काम नहीं कर रहे थे। तभी नमन ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें बदला लेना है ना? ठीक है, पर बदले में तुम्हें मेरे बेटे की जान बख्शनी होगी। नमन अब शनाया की आत्मा से समझौता करने जा रहा था। शनाया ने पूछा, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? इस पर नमन ने कहा, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? ठीक है, तुम अभी मेरे बेटे रोहित को अपने कब्जे से छुड़ा दो। इस पर शनाया ने झल्लाते हुए कहा, समझ क्या रखा है मुझे? तुम कहो और मैं मान जाऊं? मत भूलो, तुम इस वक्त एक आत्मा से बात कर रहे हो, वही आत्मा जो अपने बदले की आग में झुलस रही है। इस पर नमन ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे ही रोहित को बख्शने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम जैसे ही मेरे बेटे को अभी बख्श दोगी तो मैं और मेरा बेटा पुलिस स्टेशन जाएंगे और रोहित मेरे कहने पर अपने सारे जुर्म कन्फेस कर देगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, ठीक वैसा ही होगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का जेल जाना मंजूर है, पर मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरना यह किसी भी पिता के लिए मंजूर नहीं होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, छोड़ दो मेरे बेटे को, बदले में मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। नमन की यह बात सुनकर शनाया कुछ देर खामोश खड़ी रही और अगले पल उसने एक इशारे से रोहित को अपने कब्जे से छुड़ा लिया। रोहित बेहोश होता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नमन रोते हुए अपने बेटे को उठाने लगा। दूर खड़ी शनाया ने नमन से कहा, 3 दिन का वक्त देती हूं। अगर 3 दिन के बाद रोहित ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो उसी वक्त उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाएंगे। 3 दिन का समय देती हूं। 3 दिन में तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और ठीक होते ही वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। अपने शब्दों पर कायम रहना। मैं एक आत्मा हूं और आत्मा क्या कर सकती है ये तुमने आज अच्छे से देख लिया होगा। इतना कहते ही शनाया पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। 3 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रोहित सीधा अपने पिता नमन के साथ घर आ गया था। उसके माथे पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। रोहित के पिता नमन ने कहा, देखो बेटा, तुमने शनाया के साथ जो कुछ भी किया, अब तुम्हें उसका हिसाब चुकाना होगा। एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे शनाया की आत्मा से समझौता करना पड़ा। हमें आज शाम पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को वो सब बताना होगा जो तुमने किया था। रोहित को भी अपनी जान प्यारी थी, उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। दोनों बाप बेटे ठीक वैसा ही करते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर रोहित एक एक बात पुलिस को बता देता है कि किस तरह वो कैमरे के जरिए हर पल शनाया पर नजर रखता था, किस तरह उसने आधी रात के समय शनाया के फ्लैट में चुपके से घुसकर हर जगह मिनी कैमरे लगा दिए थे। उसके फोन के सिस्टम को भी हैक कर लिया। धीरे धीरे शनाया को धमकाने भी लगा था और ना जाने क्या क्या नहीं बताया, जिसकी खबर रोहित के पिता नमन को भी नहीं थी। अपने बेटे से सारा सच जानकर नमन एक बार फिर शर्मिंदा हो गया था। सारा बयान सुनने के बाद पुलिस ने रोहित को जेल में डाल दिया। साथ ही नमन को भी सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और कुछ इसी तरह शनाया ने उन दोनों बाप बेटे का पीछा छोड़ दिया। तो साथियों, यही है कि हमें किसी के भी साथ इतनी गहराई से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और जो काम यहां पर रोहित ने किया वो वाकई में शर्मिंदा करने वाला है और समाज में ऐसे लड़के हर किसी के लिए घातक है। एक सिंपल सीधी साधी लड़की को उसने जिस प्रकार से परेशान किया और उसकी जान ले ली, ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी माफी कतई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मुझे शनाया के लिए बहुत हमदर्दी है कि उसने आखिरी वक्त में भी अपना बदला छोड़ा और उसकी जान को बख्श दिया।
लेकिन बदले में उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में पहुंचा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करता हूं। काजल कुमारी आजमगढ़, अनीता अमृतसर, विशाल कुमार जालंधर, प्रीति शुक्ला प्रयागराज, पूनम धनक राजकोट, मनीष रॉय यूपी, आंचल जोशी अलवर, रिहान खान, फिरोज खान नेपाल, प्रीतम नेपाल, शशि सिंह मुंबई। सभी फैमिली साथियों का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।